हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन, हमने डिस्कस कर लिया है, रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया है और ट्रांसपोर्टेशन भी डिस्कस कर लिया है। थोड़ा बहुत टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन के रह गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत से प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। है ना। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा है। अब देखो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड होता है विच इज अ लिम्फ। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है, लिम्फ। इसका कलर क्या होता है, ये पेल येलो कलर का होता है ना। ब्लड जो कलर था उसका क्या कलर था, रेड कलर था। जो लिम्फ है उसका कलर पेल येलो कलर का होता है ना। पेल येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है। लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इसका कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है ना। अब ये जो लिम्फ है इसको क्या बोलते हैं, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो जो हमारे ये बॉडी के सेल्स होते हैं, ये जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, और हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इन टिश्यू के बीच में ये जो फ्लूइड आ जाता है, टिश्यू के बीच में ये जो फ्लूइड होता है, टिश्यू के पीछे जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड आ रहा होगा उसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो कहाँ से आता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोर्स ऑफ कैपिलरी। तो कहाँ से आता है, पोर्स ऑफ कैपिलरीज। है ना। हमें पता है हमारी बॉडी की जो सबसे पतली ट्यूब जो होती है वो कौन होती है, कैपिलरी होती है। उस कैपिलरी के सरफेस में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, उससे क्या होता है, फ्लूइड बाहर आ जाता है। और उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, अमंग द सेल्स। सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, टिश्यू के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है। अभी लिम्फ को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आरबीसी नहीं होते, दैट्स व्हाई इसका कलर रेड नहीं होता है, पेल येलोइश कलर होता है। क्या होता है इसके अंदर, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होती है और सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। और लिम्फ के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फ के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है लिम्फोसाइट। ठीक है, इनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये आपको डिटेल में पता लगेगा क्लास 12th के अंदर। ठीक है, बट अभी आपको याद रखना कि लिम्फ के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, इनके डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। और हमें पता है लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है, किल द जर्म्स। है ना। तो हमारे ब्लड के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको किल करने का काम होता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, अब ये जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ किसके अंदर होता है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर होता है। जैसे ब्लड ब्लड वेसल के अंदर होता है, ऐसे लिम्फ किसके अंदर होता है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर होता है। टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट होता है, फिर बाद में ये जो फ्लूइड होता है वो एक ट्यूब में चला जाता है जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल के अंदर क्या होता है, हमारा लिम्फ होता है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल होती है आगे जाके वो किससे कनेक्ट हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल आगे जाके कनेक्ट हो जाती है टू द लार्ज वेन, कनेक्टेड टू द लार्ज वेन। ठीक है, तुम्हारा यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल होता है वो आगे जाके ब्लड वेसल यानी कि वेन से ही कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विच इज अ लिम्फ। ठीक है, अब देखो आगे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हमें पता है ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की वजह से होता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। वैसे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होता है, वाटर और फूड का होता है। प्लांट की बॉडी के अंदर किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, पानी का और फूड का। ठीक है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी के अंदर कौन होते हैं, जाइलम होते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर कौन होते हैं, जाइलम, जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है ना। और फूड का कंडक्शन, फूड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम की वजह से। ठीक है, फूड किसके वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम की वजह से। है ना, तो वाटर का कंडक्शन होता है बाय द जाइलम, फूड का कंडक्शन होता है बाय द फ्लोएम। ठीक है, अब देखो पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर। एक प्लांट के अंदर पानी कैसे कंडक्ट होता है, तो वाटर के कंडक्शन जो होता है प्लांट बॉडी के अंदर वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। इट इज अकर इन द 3 स्टेप्स। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये प्लांट की कौन है, ये रूट से जड़े हैं। ठीक है, और ये कौन आ गए, ये प्लांट की लीफ आ गई, और साथ में ऊपर कौन आ गया, सन।
ठीक है, तो पानी के कंडक्शन के लिए सन भी जरूरी है, बिना सन के लॉन्ग मूवमेंट नहीं हो सकती है पानी की। ठीक है, प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम तो करता ही है, बस जाइलम के साथ साथ लॉन्ग मूवमेंट के लिए सन भी जरूरी है, बिना सन के ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सबसे पहले जो सॉइल के अंदर जो पानी है, सॉइल के अंदर जो पानी है वो वाटर कहाँ जाता है? सॉइल से रूट्स के अंदर जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स के अंदर जाएगा, रूट की जाइलम के अंदर जाएगा। ठीक है, पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन से रूट्स के अंदर जाने क्या होता है? ऑस्मोसिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का? ऑस्मोसिस होता है। पहला प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस, जिसके अंदर पानी क्या हुआ है? सॉइल से जड़ों के अंदर गया है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया ऑस्मोसिस। इसके बाद क्या होता है? फिर जैसे ही ये वाटर किसके अंदर आ जाता है? रूट्स के जाइलम में आ जाता है। अब रूट की जाइलम क्या है? वो बहुत ही पतली है। जो रूट की जाइलम होती है वो बहुत ही थिन जाइलम है। ठीक है, तो जाइलम ट्यूब जो होती है वो बहुत पतली सी होती है, और थिन ट्यूब होने की वजह से जो वाटर होता है वो अपने आप ही राइज करता है ना। हमें पता है कि थिन ट्यूब के अंदर पानी अपने आप ऊपर जाता है, तो जैसे ही जड़ों के अंदर पानी आया, फिर पानी क्या होगा? अपने आप थोड़ा सा ऊपर खुद जाएगा, वाटर राइज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो पानी जो होता है सर्टेन हाइट तक, कुछ हाइट तक खुद जाता है, क्योंकि जाइलम क्या है? बहुत ही थिन ट्यूब है, और थिन ट्यूब से पानी को ऊपर जाने क्या होता है? कैपिलरी, है ना। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है, पतली सी ट्यूब से पानी खुद ऊपर जाता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, जिसके अंदर वाटर राइज करता है खुद से, है ना। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? वाटर खुद राइज करता है टू द स्मॉल हाइट, ड्यू टू द थिन जाइलम ट्यूब। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो गए। अब वो थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप में कौन हेल्प करेगा? हमारा सन। सूरज की वजह से अब पानी और ऊंची हाइट तक जाएगा और ऊपर तक जा पाएगा। ठीक है, अब देखो सन रेज की वजह, जैसे ही सन रेज जो होती है वो लीफ के ऊपर फॉल करती है, एज ए सन रेज फॉल ऑन द लीफ, तो क्या होता है? पानी जो होता है, जो लीफ होता है, वो लीफ से क्या होता है? पानी इवेपोरेट हो जाता है ना। लीफ से क्या होता है? वाटर इज इवेपोरेटेड, वाटर इज इवेपोरेटेड, वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीफ, है ना। पत्तियों से पानी ऊपर चला जाएगा, पत्तियों से पानी इवेपोरेट हो जाएगा। पत्तियों से वाटर का इवेपोरेट होने की वजह से लीफ के अंदर क्या बन जाती है? खाली जगह बन जाती है ना। लीफ के अंदर खाली जगह बन जाएगी, यानी कि लीफ के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लीफ के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। तो सन ने क्या करा? लीफ से वाटर को इवेपोरेट करवाया, और लीफ के अंदर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया, है ना। और इस वैक्यूम की वजह से क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है, इस वैक्यूम की वजह से, इस खाली जगह की वजह से सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। वैक्यूम की वजह से क्या क्रिएट होता है? सक्शन फोर्स, सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, यानी खींचने वाला फोर्स क्रिएट होता है, और सक्शन फोर्स की वजह से पानी भी नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है ना। सक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है? वाटर राइज टू द लॉन्ग हाइट, पानी जो होता है वो ऊपर तक चला जाता है इस सक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वाटर का ट्रांसमिशन होता है प्लांट्स के अंदर, है ना। तो एक बार अगर रिकॉल करें तो सबसे पहले क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी सॉइल से जड़ों के अंदर जाता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी के साथ साथ और किस चीज का ट्रांसमिशन होता है? मिनरल्स का भी। पानी के साथ साथ और कौन चला जाता है? मिनरल्स भी चले जाते हैं। मिनरल्स आर आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स। फिर क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है ना। थिन ट्यूब से वाटर अपने आप राइज करता है टू द सर्टेन हाइट। जाइलम ट्यूब बहुत पतली सी होती है, तो थोड़ा सा पानी खुद ऊपर चला जाता है। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या था जो सन की वजह से हुआ है? उस थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सेप। क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सेप, या फिर असेंट ऑफ सेप, या फिर हम नॉर्मली कह सकते हैं असेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। असेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो सन की वजह से हुआ है ना। तो सन ने क्या क्रिएट करवाया? सन ने वाटर को इवेपोरेट करवाया लीफ से, और फिर लीफ के अंदर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली जगह क्रिएट हो गई। उस वैक्यूम ने क्या करा? सक्शन फोर्स क्रिएट कराया, और सक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ? वाटर फिर लॉन्ग हाइट तक चला गया। अब प्लांट की टिप ऑफ द लीफ तक भी क्या होगा? पानी पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ सन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे मेन रोल तो कौन कर रही है? जाइलम ट्यूब्स कर रही है ना। अब वाटर के कंडक्शन के लिए हमें क्या दिख रहा है? कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। पानी का जो कंडक्शन होता है वो बिना एनर्जी के होता है, बिना एटीपी के होता है। तो वाटर के कंडक्शन के लिए हमें एटीपी यानी कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती है।
है ना। और हमें दिख रहा है मूवमेंट कहाँ से होती है, जड़ों से ऊपर की तरफ होती है। हमेशा पानी जड़ों से ही शुरू होगा और ऊपर की ओर जाएगा। तो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट, जड़ों से ऊपर की ओर, है ना। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है वाटर की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ वाटर विच इज अकर इन द प्लांट्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आगे डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर फूड का कंडक्शन कैसे होता है, हाउ कंडक्शन ऑफ फूड अकर। हमें पता है प्लांट का खाना है क्या, प्लांट का जो फूड है वो कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है, प्लांट का जो फूड है वो कौन है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, है ना। अब देखो, फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ही बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। द फूड का कंडक्ट होना फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें याद रखना है एनर्जी जरूरत होती है, फूड को कंडक्ट करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फूड को कंडक्ट करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी इज रिक्वायर्ड। जबकि पानी के कंडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं थी, एटीपी की जरूरत नहीं थी, है ना। अब जो हमारा फूड का कंडक्शन होता है वो किसके वजह से होता है, फ्लोएम के वजह से होता है। वाटर का कंडक्शन जाइलम की वजह से हो रहा था और फूड का कंडक्शन किसके वजह से होगा, फ्लोएम की वजह से। ठीक है, अब देखो फ्लोएम ये ट्यूब है, फ्लोएम जो होती है ये भी 4 सेल से मिलकर बनी होती है। फ्लोएम ट्यूब जो है वो आपकी 4 सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सीव्स ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो ये जो फ्लोएम ट्यूब है वो कितने सेल से मिलकर बनी है, 4 सेल से मिलकर बनी होती है। जो कौन कौन है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इन चारों में से मेन कंडक्शन का काम कौन करता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स करती है ना। तो जो हमारी फ्लोएम ट्यूब है वो 4 सेल से मिलकर बनी है, कौन कौन है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, है ना। इन चारों में से मेन कंडक्शन का काम कौन करता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स करते हैं। कौन करते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। और अभी हमने देखा कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट का जो फूड है वो ग्लूकोज सुक्रोज से दोनों ही है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने देखा क्या, एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के फूड का कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कैसे मूव करता है, कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देखो तो ट्रांसपोर्ट, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, बाय फ्लोएम होता है। और हमने देखा था फ्लोएम में भी मेनली कौन सी सेल हेल्प कर रही थी, एक तो सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, और दूसरी हमारी कौन सी थी, कंपेनियन सेल, दूसरी कौन सी थी, कंपेनियन सेल्स। इन दोनों की वजह से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीफ टू द अपर एंड लोअर पार्ट, है ना। तो फूड का ट्रांसमिशन कहाँ से शुरू होता है, पत्तियों से शुरू होता है, और फिर वो फूड ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले हमारी ये कौन हो गई, फ्लोएम ट्यूब हो गई, और फ्लोएम ट्यूब के साथ में कौन सी ट्यूब होती है हमारी, फ्लोएम ट्यूब के साथ में ही होती है हमारी जाइलम ट्यूब। ठीक है, तो ये कौन है, फ्लोएम हो गई, और ये कौन हो गई, हमारी जाइलम हो गई। और फ्लोएम ट्यूब और जाइलम ट्यूब ये दोनों के दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, लीफ से भी कनेक्ट होते हैं, इज कनेक्टेड टू द लीफ। ठीक है, ये लीफ से कनेक्ट है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि हमने देख लिया था प्रीवियस में कि प्लांट कैसे फूड बनाते हैं। प्लांट की सेल के अंदर कौन होता है, प्लांट की सेल के अंदर कौन होता है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट का फूड बना हुआ था, दैट इट इज अ ग्लूकोज और द सुक्रोज, है ना। तो प्लांट सेल के अंदर कौन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज उसने बनाया हुआ है। फिर ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ग्लूकोज को बाय यूजिंग द एटीपी, एटीपी का यूज करके ग्लूकोज को कहाँ भेजा जाता है, फ्लोएम ट्यूब के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एनर्जी का इस्तेमाल करके बाय यूजिंग द एटीपी ग्लूकोज को किससे भेजा गया, फ्लोएम ट्यूब के अंदर भेजा गया। तो ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड, ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम, इनटू द फ्लोएम बाय यूजिंग एटीपी, बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को पत्तियों से कहाँ भेजा गया, फ्लोएम के अंदर भेजा गया। ठीक है, तो जैसे ही ग्लूकोज कहाँ आता है, फ्लोएम के अंदर आता है, और जाइलम के अंदर कौन भरा हुआ है, हमें पता है जाइलम ट्यूब के अंदर कौन भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। तो जैसे ग्लूकोज फ्लोएम के अंदर आता है तो वाटर जो होता है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ जाता है।
एज द ग्लूकोज एंट्री इनटू द फ्लोएम देन वाटर मूव फ्रॉम जाइलम टू द फ्लोएम, तो पानी जो है वो जाइलम से फ्लोएम में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो रहा है? तो सेकंड स्टेप क्या होता है फूड के ट्रांसमिशन के लिए? वाटर वाटर इज मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। तो जो वाटर है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ जाता है। तो जो पानी है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ गया। तो जो वाटर है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ गया। फिर जैसे ही जाइलम से फ्लोएम के अंदर पानी आता है, ग्लूकोज और पानी मिलके क्या बनाते हैं? सैप बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज और वाटर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सैप बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया? वो सैप बन गया। और सैप बनने के साथ साथ पानी के आने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, है ना? क्या क्रिएट हो गया? हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसी रीजन के अंदर क्या क्रिएट हो गया है? हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। ठीक है, और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमें पता है हर चीज कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। हमें पता है एवरीथिंग इज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। फिर ये जो सैप है, ऊपर भी कौन सा प्रेशर? ऊपर भी लो प्रेशर है और नीचे भी कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टूवर्ड, है ना? तो यानी कि जो वाटर है फिर वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फूड का कंडक्शन होता है प्लांट के अंदर, है ना? तो एक बार अगर हम रिकॉल करें क्या हो रहा था, सबसे पहले ग्लूकोज को पत्तियों से फ्लोएम ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया गया बाय यूजिंग द एटीपी एनर्जी को यूज करके। तो जैसे ही ग्लूकोज फ्लोएम के अंदर आता है तो क्या होता है? जो वाटर है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है? फ्लोएम के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हर चीज हमें पता है कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर ये जो ग्लूकोज प्लस में पानी है, ग्लूकोज प्लस में वाटर, फिर वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, एंड बाय दिस प्लांट के सभी पार्ट्स को क्या मिल जाता है? फूड मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है ना? जो भी एक्सेस ग्लूकोज होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो भी एक्सेस ग्लूकोज होते हैं वो किसमें स्टोर हो जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब इसके बीच में डिफरेंशिएट हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये। हमने क्या देखा कि जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और फ्लोएम के थ्रू किसका होता है? फूड का, यानी कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए होती है, एनर्जी नहीं चाहिए होती है, जबकि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना? और वाटर कैसे मूव करता है? जड़ों से ऊपर की तरफ। वाटर इज मूव फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट। जबकि फूड यानी कि ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? लीफ से अपर एंड लोअर पार्ट, पत्तियों से ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है ना? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट बाय द जाइलम, कैसी मूवमेंट है? ये यूनी डायरेक्शन मूवमेंट है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रही है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम कैसी? बाय डायरेक्शनल, इसमें मूवमेंट ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है आपका, विच इज द एक्सक्रीशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है और उसके बाद आपका जो लंबा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। तो क्या होता है एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने क्या होता है? एक्सक्रीशन, है ना? और हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या? हमारी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है? नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है हमारी बॉडी का? दैट इट इज अ यूरिया। यूरिक एसिड, ये सब क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने क्या होता है? एक्सक्रीशन। ठीक है, और इन दोनों को बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर भी चाहिए होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड इनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, और यूरिया प्लस में वाटर को हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। यूरिया प्लस में वाटर को क्या बोलते हैं? यूरिन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किसकी फॉर्म में रिलीज होता है? यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, बॉडी में से यूरिन को रिलीज करना ही, बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, लाइक अमीबा, उनके अंदर वेस्ट का रिमूवल नॉर्मली बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट रिमूव हो जाएगा टू द आउटसाइड द बॉडी। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम ह्यूमन, अदर एनिमल्स, तो जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है उनके पास एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना? हमारे पास तो पूरा कौन है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है।
ठीक है। बात रही प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर भी कोई सिस्टम नहीं है, प्लांट अपनी पत्तियों के द्वारा या फिर अदर सोर्स के थ्रू बॉडी को रिमूव, बॉडी में से वेस्ट को रिमूव कर देता है। ठीक है। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो जो है वो सिंपल है। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका हो रहा है, ह्यूमन का हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन आ जाती है, सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी आ जाएगी, दो पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन चारों से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बन रहा होता है। ओके, तो उसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ गई पेयर ऑफ किडनी, जो बीन शेप्ड होती है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ गया, पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी से दो ट्यूब्स निकल रही होती है, दो ट्यूब्स निकल रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। पेयर ऑफ किडनी से दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है। फिर ये दोनों के दोनों यूरेटर किसके अंदर एंटर करते हैं, यूरेटर इज एंटर इनटू द बैग लेग स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। बैग लेग स्ट्रक्चर कौन है, ये यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये जो थिन ट्यूब आती है, जो पतली सी ट्यूब अराइज हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर कौन आ गया, पेयर ऑफ किडनीज आ गई, पेयर ऑफ किडनीज आ गई जो बीन शेप्ड है। इससे जो दो ट्यूब अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर्स, यूरेटर्स। नीचे जो बैग लेग स्ट्रक्चर आ गई ये कौन है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो नीचे आ गई ये कौन आ गई, यूरेथ्रा आ गई। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया। ठीक है। इन तीनों के अपने अपने काम है। इन पूरे चारों स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कौन है, पेयर ऑफ किडनी, जो एक्चुअल में यूरिन बनाने का काम करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है। ठीक है। अब ये जो किडनी होती है वो कहाँ पर होती है, एब्डोमेन के अंदर होती है, यानी कि हमारे मिडिल पार्ट के अंदर होती है। ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होता है, यूरिन बनता है। तो किडनी के अंदर वो क्या बनता है, याद रखना, किडनी के अंदर यूरिन बनता है, यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी। तो जैसे ही यूरिन किडनी के अंदर बनेगा फिर वो कहाँ से आता है, इट विल एंटर इनटू द यूरेटर, यूरेटर के अंदर एंटर करता है। फिर किसमें इकट्ठा हो जाता है, किसमें स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फिर जब इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, देन इट विल पास आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब देखो हर एक किडनी के अंदर क्या होता है, ईच किडनी के अंदर मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक किडनी के अंदर क्या होता है, मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है। तो किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिनका क्या नाम होता है, नेफ्रॉन। ठीक है। और एक्चुअल में किडनी के अंदर जो मेन काम जो कर रहा है वो कौन कर रहे होते हैं, नेफ्रॉन्स ही करते हैं। तो नेफ्रॉन्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहे होते हैं, यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कर रहे होते हैं, नेफ्रॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द नेफ्रॉन। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ना, तो नेफ्रॉन जो है ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की, है ना। और ये क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इन किडनी का ही काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का। इस किडनी का ही काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का। ये हमारे ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, ब्लड को छानती है। ब्लड को फिल्टर करने की वजह से हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्लीन ब्लड बनता है। और साथ में वेस्ट क्या बनता है, यूरिन बनता है फिर। ठीक है। तो ये हमारे नेफ्रॉन का काम हो गया। तो नेफ्रॉन इज द मेन पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है। इसलिए नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, दैट्स व्हाई नेफ्रॉन कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी कौन है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, तो हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की वजह से ब्लड क्या होता है, क्लीन होता है, फिल्टर होता है। ठीक है। चलो लेट्स अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रॉन का, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है ड्रॉ करने के लिए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले कौन आ जाएगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कौन आ जाएंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर इस कप लाइक स्ट्रक्चर के बाद कौन आता है, कॉइल ट्यूब आती है। कप लाइक स्ट्रक्चर के बाद आती है कॉइल ट्यूब। ठीक है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं या फिर पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, फिर इस कॉइल ट्यूब के बाद कौन आती है, यू शेप ट्यूब आती है। इसके बाद कौन आती है, यू शेप ट्यूब विच इज द हेनलेस लूप। उसके बाद फर्दर कॉइल ट्यूब आ जाएगी। इसके बाद फर्दर कॉइल ट्यूब आ जाती है विच इज अ डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एंड में हमारे कौन आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर यूरिन जाके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का, है ना। तो सबसे पहले जो कपलेक स्ट्रक्चर आता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो कपलेक स्ट्रक्चर आ गया उसको क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसे, बॉमन्स कैप्सूल। और बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ये क्या होता है, ब्लड का फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड यहीं पर ही क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, फिर बॉमन्स कैप्सूल के बाद ये जो कॉइल ट्यूब आ गई, इस कॉइल ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। ठीक है, फिर ये जो यू शेप ट्यूब आ गई उसको क्या बोला जाता है, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप। और उसके बाद ये जो दोबारा कॉइल ट्यूब आ गई इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में क्या बोला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट वर्ड क्या है, ये लास्ट ट्यूब कौन सी आपकी है, कलेक्टिंग डक्ट। और नाम से क्लियर हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, यूरिन को कलेक्ट कर लेती है, यूरिन को इकट्ठा कर लेती है ना। तो उसका काम क्या होता है, स्टोर या फिर कलेक्ट यूरिन, कलेक्ट यूरिन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको नेफ्रॉन का याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो कौन होता है, हमारा बॉमन्स कैप्सूल होता है, ये जो कपलिक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो बॉमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत पतली पतली फाइन ट्यूब्स होती है। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। और इन क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो भी वेस्ट होता है वो यहाँ फिल्टर होता है, फिर जो भी अच्छा ब्लड होता है, जो भी क्लीन ब्लड होता है वो वापस चला जाता है। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से फिल्टर होके फिर वो ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले एक कपलेक स्ट्रक्चर आया, बॉमन्स कैप्सूल, उसके अंदर बहुत ही फाइन फाइन ट्यूब का कलेक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। फिर कॉइल स्ट्रक्चर आ गया, पीसीटी, यू शेप ट्यूब आ गई, हेनलेस लूप। उसके बाद दोबारा कॉइल स्ट्रक्चर आ जाएगा, डीसीटी। और उसके बाद ये जो स्ट्रेट ट्यूब आ गई विच इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो इसी नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, इसी नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, यूरिन बनता है। यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन इज फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है, वो यूरिन बनता है। क्वेश्चन आता है हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, इस नेफ्रॉन के अंदर यूरिन अब कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो यूरिन को बनने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। अब ये जो यूरिन है वो 3 स्टेप से बनता है। ठीक है, अब यूरिन 3 स्टेप में कौन से बनता है, वो सबसे पहला स्टेप तो होता है फिल्ट्रेशन का। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद होता है सिक्रीशन। तो जो यूरिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो कहाँ बनता है, नेफ्रॉन में बनता है। और कितने स्टेप से बनता है, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या होता है, फिल्ट्रेशन, उसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन, और लास्ट स्टेप क्या होता है, सिक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो इनका ब्लड होता है वो कहाँ आता है, बॉमन्स कैप्सूल में आता है। जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, इन द बॉमन्स कैप्सूल। ब्लड जो है वो बॉमन्स कैप्सूल में आया ग्लोमेरुलस के थ्रू, और बॉमन्स कैप्सूल में क्या हो जाता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है, ब्लड छन जाता है। ठीक है, फिर जिसकी वजह से जो भी वेस्ट होता है, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ आ जाएगा, फिर पीसीटी और हेनलेस लूप में आ जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन अकर इन द बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बॉमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो भी फिल्ट्रेट होता है, जो भी छन के जो भी चीजें आई है वो किसके अंदर चली जाती है, फिर वो पीसीटी हेनलेस लूप के अंदर चली जाती है। ठीक है, फिर देन इट विल एंटर इन द, ये जो फिल्ट्रेट होता है वो किसमें एंटर कर जाता है, एंटर इनटू द पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी, इन सब में वो एंटर कर जाता है वो।
ठीक है, जैसे ही ये जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी और हेनलेस लूप से होता हुआ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। तो कौन सी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, पानी को ले लिया जाएगा, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी जरूरी चीजें होती है जो उसमें आ गई है उसको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी सोडियम आयन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इन सब चीजों को बॉडी क्या करती है, ये जो पीसीटी ट्यूब होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यूज्ड मटेरियल को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और कुछ जो वेस्ट जो ट्यूब के अंदर नहीं आई है उस वेस्ट को वापस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, सिक्रीशन का। तो वेस्ट वो कौन सी ट्यूब होती है जो वापस ट्यूब के अंदर डाल दी जाती है, जैसे वेस्ट कौन सा हो गया आपका, अमोनिया NH3 और H+ और कुछ पोटेशियम आयन, इन तीनों को वापस क्या कर दिया जाता है, ट्यूब के अंदर वापस सिक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये तीनों स्टेप हो जाते हैं, बॉमर्स कैप्सूल में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट कहाँ पर आया, पीसीटी हेनलेस लूप वगैरह में आया, तो यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया गया, पानी को सोख लिया गया, और वेस्टफुल चीजों को वापस ट्यूब के अंदर डाल दिया गया। वेस्ट चीजें कौन सी थी, अमोनिया, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। फिर आफ्टर दैट लास्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, हमारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कुछ इस तरीके से यूरिन बनता है ना। तो यूरिन जो होता है फिर वो स्टोर हो जाता है इन द कलेक्टिंग डक्ट, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से वो किस में एंटर करेगा, उगने के बाद कौन आ गए थे, यूरेटर्स आ गए थे। तो यूरिन किस में आ जाता है, यूरेटर्स के अंदर आ जाता है। तो यूरेटर से वो किस में इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यूरेथ्रा से रिमूव हो जाएगा। और यूरिन का बॉडी से रिमूव होने क्या होता है, यूरिनेशन या फिर मिक्सुरेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द ह्यूमन बॉडी रिमूव द यूरिन और द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसके बाद एक टॉपिक और है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाट डज मीन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, है ना। अब देखो, यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्सेस ऑफ वाटर पर। यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, वाटर पे डिपेंड करेगी। अगर क्या है, वाटर अगर यूरिन के अंदर ज्यादा है, अगर यूरिन के अंदर पानी ज्यादा है तो क्या होगा, अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो यूरिन का कलर कैसा होगा, पेल येलो कलर का होगा। ठीक है, यानी कि यूरिन का जो कलर है वो ज्यादा डार्क नहीं होगा। अगर यूरिन के अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, और वाटर का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर हम इसका ये उल्टा देखें, अगर यूरिन के अंदर क्या है, वाटर क्या है, एक्सेस वाटर कम है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, डार्क होता है फिर। ठीक है, तो कलर से वी कैन इंडिकेट कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा इस पूरे चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, कि प्लांट अपनी बॉडी में से वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर वो एक्सक्रीशन का जो वे है वो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि उनके पास कोई क्या नहीं होते हैं, प्लांट्स के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, वो नॉर्मल मेथड के थ्रू वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखो प्लांट जो है वो गैसियस वेस्ट में कौन आ गया हमारा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट की अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है अपनी बॉडी से, तो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देते हैं, है ना। स्टोमेटा में पता है क्या, लीफ के ऊपर जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू, उन स्टोमेटा के थ्रू गैसियस वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, है ना। तो एक्सेस वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू चला जाएगा, और गैसियस वेस्ट भी किसके थ्रू रिमूव हो जाएंगे, बाय द स्टोमेटा। ठीक है, और कुछ जो अदर वेस्ट होते हैं वो प्लांट इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है पत्तियों के अंदर, स्टोर कर लेता है लीफ के अंदर, और फिर लीफ गिर जाती है और वो वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, और प्लांट क्या करते हैं, जो रेजिन्स और गम्स होते हैं उसको कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर। ठीक है, तो ओल्ड जाइलम के अंदर प्लांट किसको इकट्ठा कर लेते हैं, रेजिन्स और गम्स को, जो प्लांट का वेस्ट है। और कहाँ स्टोर कर सकते हैं, वैक्यूल के अंदर। कुछ इस तरीके से प्लांट अपनी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है, अब कुछ एक दो चीजें हैं, बाकी आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर ये फुल्ली कंप्लीटेड है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक दो है बस, है ना।
देखो अगर हमारी बॉडी में अगर किडनी काम नहीं करेगी, इफ द किडनी डज नॉट वर्क प्रॉपरली, किडनी ने अगर ब्लड को छानना बंद कर दिया, ब्लड को क्लीन करना बंद कर दिया, तो हमें क्या करना होता है? तो हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पर्सन की अगर किडनी काम नहीं कर रही है, तो ब्लड का फिल्टर का काम कौन करेगा? आर्टिफिशियल किडनी करेगी, है ना। तो आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, वो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि हेमो इज कम फ्रॉम द ब्लड, और डायलिसिस इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है ना। तो ये जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? जो डिवाइस है उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ऐसी पतली पतली ट्यूब होती है, और इन ट्यूब के अंदर कौन भरा होता है? इन ट्यूब के अंदर कौन होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इन ट्यूब के अंदर कौन होता है? फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड बिल्कुल किसके जैसा होता है? ब्लड के जैसा होता है, यानी कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही होता है। बस फर्क क्या होता है? इस फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होते? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारी आर्टिफिशियल किडनी है, जो ट्यूब से मिलकर बनी होती है। उस ट्यूब्स के अंदर कौन भरे होते हैं? ट्यूब्स, फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड ये ब्लड के जैसा ही होता है ना। तो इस आर्टिफिशियल डिवाइस से क्या होता है? ब्लड को पास करवाया जाता है। इस आर्टिफिशियल किडनी से हमने क्या करा? ब्लड को पास करवाया। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो डर्टी ब्लड जा रहा है, यानी कि वो बेकार खून जा रहा है। कि जैसे इस मशीन से पास होता हुआ आएगा, तो यहाँ से भी कौन सा ब्लड आ जाएगा? क्लीन ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है वो क्या करती है? ब्लड को फिल्टर कर देती है, ब्लड को साफ कर देती है उन पर्सन की जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेल हो गई है। ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।